गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। किरण आरेख खींचने के नियम, 3 नियम देखे थे हम लोग। यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आए तो परावर्तित किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? तो हम लोगों ने लिखा था कि वो सदैव फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा, यदि आपतित किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएं तो वो परावर्तित किरण क्या होती है? अपने ही मार्ग में वापस चली जाती। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से दर्पण के जिस बिंदु पर आएगी आपतित किरण, उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंबवत होती है। लंबवत होने की वजह से आपतित किरण आई और अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। तीसरा नियम पढ़ा था कि यदि फोकस बिंदु से आपातित किरण आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपातित किरण समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, तो परावर्तित किरण फोकस से, और अगर आपातित किरण फोकस से आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ओके, और ये तीनों नियम, परावर्तन के नियम आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, उसी नियम पर आधारित होते हैं ये तीनों नियम। यानी आपातित किरण और परावर्तित किरण उस नियम, आपतन कोण और परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब वस्तु की विभिन्न स्थितियां होती हैं तो प्रतिबिंब की भी विभिन्न स्थितियां प्राप्त होती हैं। उनमें से नंबर 1 पहला हम लोग देखते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। तो आइए हम लोग एक दर्पण पहले बनाते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से सीखिएगा। ये P है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इधर भी एक बनाते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का फोकस है, दर्पण का वक्रता केंद्र है। जिनको अगर इस दर्पण के P ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र के बारे में नहीं पता है तो पिछले वीडियो साइंस की जो पीछे की वीडियो हैं उनको आप लोग जरूर देखिए, बार बार देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और ये चीजें आपको वहां पर क्लियरली बताया गया है। ओके बच्चों, और एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए। आप लोग बिना कहे आप लोगों को लाइक करना चाहिए। और चैनल जो है आमिना एफर्ट क्लासेस जो चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए, अब क्या है? वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणें कहां से आएंगी? अनंत से आएंगी। तो यहां पर 2 स्थितियां बनेंगी। ये वस्तु ऑब्जेक्ट कहां पर है? अनंत से है। तो अनंत से आने वाली किरणें, हमेशा ध्यान रखिए, अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। ओके, अब इस पर हम लोग एक फोकस तल बना लेते हैं। अब ये फोकस तल क्या चीज है?
पीछे की वीडियो में आपको इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। जिनको इन सब के बारे में नहीं पता वो पीछे की वीडियो को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए उतनी बार आप इनकी वीडियो की देखते रहिए। ओके, ये है फोकस तल, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत और फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को ही फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन। ओके, मुख्य अक्ष के ये आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इसके फोकस तल से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं परावर्तित किरणें? फोकस तल के किसी बिंदु से होकर जाती हैं। इस बिंदु पर आपका इमेज बन गया, यहाँ वस्तु है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर कम से कम 2 आपाती किरणें आपको खींचना है। अधिक से अधिक चाहे जितना खींचिए, लेकिन कम से कम 2 आपाती किरणों को आपको खींचना है। ओके बच्चों, वस्तु यहाँ पर अनंत पर है। देखिए 2 स्थितियां यहाँ पर बनी कि यदि वस्तु अनंत पर है तो हमेशा ध्यान रखिए कि अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। यदि ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो परावर्तित किरणें फोकस तल के किसी बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसरित होती है या वास्तव में यहाँ आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी, स्थिति फोकस तल पर बनी। ओके, प्रकृति क्या है, यानी आभासी है या वास्तविक है। तो ये परावर्तित किरणें वास्तव में इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जब भी परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर आकर अभिसरित होंगी। अब अभिसरित क्या मतलब है, ये आपको पहले बताया गया है। अर्थात वास्तव में अगर ये कहीं पर मिलेंगी तो वो अभिसरित होती हैं और तब जाके वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ओके, यहाँ पर आकार कैसा है, बिंदु के आकार का है। विन्यास कैसा, विन्यास का मतलब सीधा है या उल्टा। तो जब भी कोई भी चीज अगर बिंदु के आकार का है तो वो उल्टा है या सीधा है ये हम तय नहीं कर सकते। तो जब भी प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा और उसके विन्यास के बारे में पूछे यानी उल्टा या सीधा, तो हम लिख देंगे क्या, तय नहीं कर सकते, यानी यह उल्टा होगा का सीधा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, दूसरी स्थिति, यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं और यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर हों तो क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है नियम कि यदि आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। कहां से, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। इस तरह से इन परावर्तित किरणों को कहां से खींच देते हैं, फोकस बिंदु से। सीधे यहाँ से लेंगे, फोकस से खींच देंगे। तो इस तरह से यह प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इस फोकस पर बन गया, स्थिति हो गई है। प्रकृति कैसा, वास्तविक है, आभासी नहीं है।
क्योंकि ये परावर्तित किरण वास्तव में इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं। और आकार कैसा है? बिंदु के आकार का है। और विन्यास कैसा है? जब बिंदु आकार की बात होगी तो विन्यास के बारे में हम तय नहीं कर सकते, उल्टा होगा या सीधा होगा। ओके बच्चों, यहाँ पर अनंत की स्थिति में दो तरह की कंडीशन बनती है। ए और बी का नाम दे देते हैं हम लोग। ए में यानी वस्तु अनंत पर है, लेकिन वस्तु अनंत पर इस प्रकार से है कि जो आने वाली किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं। यहाँ पर वस्तु अनंत पर इस प्रकार है कि अनंत से आने वाली किरणें क्या है? मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अनंत पर वस्तु है तो अनंत से आने वाली जो आपाती किरणें होंगी वो सदैव समांतर होंगी, लेकिन ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं। तब ये परावर्तित किरणें, इन सब की जो परावर्तित किरणें होती हैं, फोकस तल पर कहीं पर स्थित होती हैं। ओके, फोकस तल पर कहीं होती हैं। अब ये फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष और फोकस बिंदु से हो जाने वाले तल को ही क्या कहते हैं? फोकस तल कह देते हैं, जो कि इस मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत होता है। तो इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है? जब आनंद से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं और यदि यह मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ पर? फोकस बिंदु पर बनते हैं। ओके बच्चों, अच्छा ये जो परावर्तित किरण खींचा, यहाँ तो चलिए बताया गया कि नियम में लिखाया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आएंगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर होकर जाएंगी, लेकिन ये बात तो नियम में नहीं लिखाया गया है। तो यह नियम में तो नहीं लिखाया गया, लेकिन यह उस नियम के आधार पर परावर्तित किरणों को खींचा गया है जिस नियम के आधार पर वो तीनों नियम भी बनाए गए हैं। वो कौन सा? आपको अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी यहां से क्या करेंगे? अभिलंब ड्रा करते हैं। ओके, इसी तरह यहां से भी एक क्या करते हैं? एक अभिलंब ड्रा करते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी एक क्या करते हैं? अभिलंब। वक्रता लिखाया गया कि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु पर आप ले जाइए तो दर्पण के उस बिंदु पर वो क्या होता है? अभिलंबवत होता है। क्या होता है? अभिलंबवत होता है। तो यहाँ पर ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण हुआ। इसी तरह ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये परावर्तन के नियम में लिखाया गया है, यानी I और R क्या होंगे? आपस में बराबर। इसी आधार पर, इसी नियम के आधार पर आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन। इसी नियम के आधार पर क्या है? यह परावर्तित किरणों को खींचा जाता है। ओके, तो ये फिगर एकदम से लेंदी हो जाता है। फिगर में बहुत सारी किरणें हो जाती हैं, इस वजह से अभिलंब को नहीं दिखाया गया था। लेकिन ये मान के चलना है कि अभिलंब है और यह कोण जितना होगा उतना यह कोण ले लेते हैं और खींच देते हैं। इस तरह से आपतित किरण और परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी इसका हमें पता चल जाता है। इसी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी परावर्तन के नियम के आधार पर ही वो तीनों नियम बनाए गए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वक्रता केंद्र पर ही वापस निकल जाएंगी, क्योंकि अभिलंबवत होते हैं दर्पण के उस बिंदु पर जिस बिंदु पर वो जाके टच करती है। और तीसरा कि फोकस बिंदु से अगर किरणें आती हैं तो कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये पहले यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इस प्रकार से दो स्थितियां बनती हैं। यहाँ फिगर में ए और बी करके दिखाया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से 3 किरणें लिए हैं, आपाती किरणें यहाँ पर 2 ही, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपको 2 आपाती किरणों को लेना है।
ओके। कम से कम 2 आपाती किरणें आपको लेना है, अधिक से अधिक चाहे जितनी लेंगे। तो अब चाहे जितनी लेंगे, ज्यादा ले लेंगे तो फिगर लेंदी हो जाता है, दिखने में समझ में नहीं आता कौन सी कहाँ सी किरणें हैं। इसलिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक चाहे जितना आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 ही लेते हैं तो फिगर थोड़ा अच्छा बनता है। और वो 2 किरण लेंगे, आपाती किरण, जिनकी परावर्तित किरणों के बारे में हमें पता होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपाती किरणें ले लेंगे, ओके। वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच कहीं स्थित हो। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। क्या बताया गया? यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच कहीं पर स्थित हो, तो चलिए इधर ये अनंत है और इधर ये वक्रता केंद्र, इसके बीच कहीं पर ले लेते हैं वस्तु को। तो वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे एक एरो के जैसा वस्तु को दर्शा देते हैं। ये वस्तु हो गया हमारा O डैश। अब इस वस्तु से दर्पण पर 2 आपाती किरणों को आपको खींचना है। उन आपाती किरण को ही खींचो जिसकी परावर्तित किरण आपको पता है। तो क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर हम क्या करते हैं, इसको आपाती किरण को ले लेते हैं। आप बताइए, यह किरण, आपाती किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? बताइए। मुख्य फोकस से अथवा फोकस से होकर जाएगी। दूसरी आपाती किरण हम लोग लेते हैं, एक और चाहिए, कम से कम 2, अधिक से अधिक चाहे जितनी। दूसरी हम लोग ले लेते हैं इसके फोकस से, अर्थात दूसरी आपतित किरण फोकस से लिया जा रहा है। तो दर्पण पर क्या है, पहले टकरा दें इसको, ये इस तरह से टच हो गई दर्पण पर। इसके परावर्तक तल से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह से ये आपाती किरण, इसकी ये परावर्तित किरण, ये आपाती किरण और इसकी ये परावर्तित किरण हो गई। ओके बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ये परावर्तित किरणें, ये और ये परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये बन गया आपका आई डैश। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 4 तरह के प्रश्न पूछता है कि वस्तु की स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार, 4 चीजें पूछता है। तो स्थिति क्या बताओगे आप कि प्रतिबिंब की जो स्थिति का मतलब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर वस्तु बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकृति का मतलब है आभासी है, वास्तविक है। तो क्या ये परावर्तित किरण वास्तव में इस बिंदु पर आकर अभिसरित हो रही है, इसलिए यह कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक, रियल इमेज है। तीसरा विन्यास का मतलब उल्टा या सीधा। तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है, ठीक है। आकार, साइज, तो वस्तु की अपेक्षा साइज क्या है? छोटा है। अब इसको मापोगे तो ये जो है लगभग 8 सेंटीमीटर है और ये आया आपका लगभग 6 सेंटीमीटर आता है। यानी हमेशा छोटा ही आएगा प्रतिबिंब। कब?
जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और पास रख दो, और इधर रख दो, कहीं भी रखो, हमेशा जो स्थिति बनेगी वो वक्रता और फोकस के बीच में ही कहीं बनेगी, और वस्तु की अपेक्षा छोटा ही होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि आप परावर्तित किरणें वास्तव में इस बिंदु पर आकर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने यह दो स्थिति देखा। तीसरी स्थिति, अभी कुल कई स्थितियां हैं इसकी, उसमें से हम लोगों ने दो देखा। आइए तीसरे को भी हम लोग देखते हैं, तीसरी स्थिति क्या बनती है। तो वस्तु की तीसरी स्थिति के बारे में देखते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, ठीक है, आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा पटरी प्रकार की सहायता से। वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, ये O डैश। अब दो आपाती किरणों को लेना है, चलिए एक आपाती किरण आया, दूसरी आपाती किरण फोकस से ले लीजिए। देखिए वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखा गया, ये फोकस बिंदु है और ये ध्रुव P है। यहाँ से दो आपतित किरणें चाहिए, एक ये मुख अक्ष के समांतर लिया तो परावर्तित किरण फोकस बिंदु से होकर गया। दूसरी आपतित किरण हम लोगों ने लिया कहाँ से, फोकस से। ये फोकस से जा रही है किरण, तो परावर्तन के पश्चात जब फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पर ये बन जाता है I और I डैश। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि निष्कर्ष क्या आया कि जब यह वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति वास्तविक होता है क्योंकि ये परावर्तित किरणें ये और ये वास्तव में इस बिंदु पर आकर मिलता है। विन्यास कैसा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, आकार वस्तु के बराबर होता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वस्तु को इधर लाया जा रहा है प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। अनंत पर वस्तु था तो बिंदु के आकार का बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया तो वस्तु की अपेक्षा छोटा, लेकिन बिंदु जहां था बिंदु के आकार का उससे तो बड़ा हुआ।
अब क्या है, वस्तु को वक्रता केंद्र पे लाया गया तो इमेज क्या हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। अब जैसे जैसे वस्तु को इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी और प्रतिबिंब इधर की ओर भागेगा। ओके बच्चों, तो देखिए अभी इसके पहले स्थिति में क्या था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थिति थी प्रतिबिंब की, जबकि अब वक्रता केंद्र पर आ गया। तो जैसे जैसे वस्तु को इधर लाए जाएंगे प्रतिबिंब इधर भागेगा। ओके, और प्रतिबिंब की साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, वास्तविक होता है। जब भी ये किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में अभिसरित होंगी तब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, या कह दो जब जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो ये वास्तव में है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है और वस्तु की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। ओके बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तीन स्थितियां हम लोगों ने पढ़ा। आगे की तीन स्थितियों के बारे में फिर हम और पढ़ेंगे। वस्तु को अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पे लाके रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच पे कहीं पर रखेंगे और उसके द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।